नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के फर्स्ट एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसीलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। मेरा नाम आदि चौहान है और मैं भोपाल के गोविंदपुरा में रहता हूं। वैसे तो हमारा भोपाल बहुत ही सुंदर है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, पर यहां बहुत सारी भूतियां और डरावनी जगहें भी हैं। यह बात पिछले महीने की है और गर्मियों का सीजन चल रहा था, साथ ही शादियों का भी सीजन था। पिछले हफ्ते मैं और मेरा दोस्त अमन हमारे एक स्कूल फ्रेंड की बहन की शादी में गए थे। हमने और बाकी स्कूल के दोस्तों ने पहले बियर पी, फिर सब एक साथ शादी हॉल में चले गए। वहां पहुंचकर हमने खूब मस्ती की और खाना खाया। फिर हमें नींद आने लगी क्योंकि हम सब नशे में थे, तो हम वहां से निकलने लगे घर जाने के लिए। हमारे बाकी दोस्त भी अपने अपने घर जा चुके थे। मैं और मेरा दोस्त अमन अकेले ही मेरी बाइक पर वापस घर आ रहे थे। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैं बाइक चला रहा था और अमन मेरे पीछे मेरी पीठ पर सिर टिकाकर सो रहा था। हम रास्ते में थे कि तभी अमन ने कहा, बाइक स्लो कर। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, देख, सामने बीच चौराहे पर कुछ जल रहा है। जब मैंने बाइक को उसके पास से निकाला तो देखा कि सड़क पर किसी ने टोना टोटका रखा हुआ था। एक बड़ा सा फल, एक अंडा और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। उस फल के ऊपर जलता हुआ दिया रखा था। मैंने मजाक में बोला, अरे पागल, इतनी सी चीज से डर गया। यह सुनकर हम दोनों जोर जोर से हंसे और बाइक को लहराते हुए मस्ती करते हुए आगे बढ़ गए। हम घर के पास पहुंचने वाले थे और हमारे घर आमने सामने थे। हमारे घर के करीब 5 मिनट की दूरी पर एक शमशान घाट है जो मेन रोड से चिपका हुआ है। लोग कहते हैं कि यह शमशान घाट बहुत पुराना है और अमिताभ बच्चन के ससुर को भी यहीं अग्नि दी गई थी। मैं रात में उस शमशान के सामने से निकलने पर बहुत डरता हूं, क्योंकि रात रात भर मैं डरावनी कहानियां सुनता रहता हूं। मुझे भूत प्रेत की थोड़ी बहुत जानकारी भी है और मैं डरपोक भी हूं। खैर, जब हम शमशान घाट के सामने से निकल रहे थे तो अमन ने कहा, गाड़ी रोक। मुझे पहले ही डर लग रहा था, लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। फिर पता नहीं अमन को क्या हो गया, उसने पीछे बैठे बैठे ही बाइक की डिस्क ब्रेक दबा दी। हम गिरते गिरते बचे। मैंने मुश्किल से बाइक संभाली और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा। पागल हो गया है क्या? उसने कहा, मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने कहा, यहां मत रुक, घर पर कर लेना। लेकिन वह नहीं माना और शमशान घाट के सामने ही खड़ा होकर टॉयलेट करने लगा। मैं वहीं खड़ा होकर शमशान घाट के अंदर देखता रहा। जैसे ही उसने काम खत्म किया, मैंने झट से बाइक स्टार्ट की और कुछ ही मिनटों में हम घर पहुंच गए। मैंने उसे गुड नाइट कहा और मैं अपने घर चला गया। वह भी घर जा रहा था। मैं इतना थका हुआ था कि बिना कपड़े बदले ही बेड पर लेटकर सो गया। मैं बस सो ही रहा था कि 10 मिनट बाद बाहर से चिल्लाने की आवाजें आईं। मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस सो गया। लेकिन तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और मुझे जगाया। उसने कहा, बाहर अमन की मम्मी चीख रही हैं और मुझे बुला रही हैं। मैं जल्दी से बाहर अमन की मम्मी के पास गया तो उन्होंने बताया कि अमन घर नहीं आया। यह सुनकर मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तभी हमारे पास रहने वाले बाबू चाचा, जो पूजा पाठ करने वाले धार्मिक इंसान हैं, उन्होंने पूछा, तुम लोग कहीं रुके तो नहीं थे? डरते डरते मैंने बताया कि वापस आते वक्त अमन ने शमशान घाट के गेट के सामने टॉयलेट किया था। यह सुनकर बाबू चाचा बहुत गुस्सा हो गए और भगवान की फोटो वाला एक स्कार्फ लेकर शमशान की तरफ भागने लगे। हम सब भी उनके पीछे पीछे दौड़े। जब हम शमशान के सामने पहुंचे तो जो देखा वह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अमन उसी शमशान घाट के गेट के ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक नींबू था जिसे वह चाट रहा था और किसी जानवर की तरह
गुर्राया जा रहा था। यह देखकर हम सब डर गए और किसी में भी उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तभी बाबू चाचा उसके पास गए और पूछा, यहां क्या कर रहे हो? अमन ने जानवर की तरह गुर्राते हुए कहा, अब यह मेरा शरीर है, तू चला जा यहां से। यह सुनकर मैं बुरी तरह कांपने लगा। तभी बाबू चाचा ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और वह स्कार्फ अमन के कंधे पर डाल दिया। जैसे ही यह हुआ, अमन जोर जोर से चीखने और गुर्राने लगा। बाबू चाचा लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और अचानक अमन बेहोश हो गया। फिर बाबू चाचा उसे गोद में उठाकर घर लाए और उस पर फूंक मारकर सुला दिया। उस रात हम सब पड़ोसी मेरे घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर बातें करते रहे। बाबू चाचा ने बताया कि अमन ने किसी मृत व्यक्ति के ऊपर रखे हुए फूलों पर टॉयलेट कर दिया था, जिससे उसकी आत्मा अमन के शरीर पर हावी हो गई थी। दोस्तों, कभी भी शमशान घाट या कब्रिस्तान के सामने टॉयलेट मत करना, क्योंकि फिर आपका भी वही हाल हो सकता है जो अमन का हुआ। दोस्ताने, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी पवित्र स्थानों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजान में ही सही हमारे द्वारा की गई एक गलती का परिणाम डरावना हो सकता है, जैसा इस कहानी में हुआ। इसलिए अपनी आदतों और क्रियाओं में सावधानी रखें ताकि किसी अज्ञात शक्ति से बच सकें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अगली कहानी। आज की दूसरी कहानी। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह पूरी तरह से सच्ची है। मुझे यह यकीन तब हुआ कि इस दुनिया में भूत प्रेत सच में होते हैं। यह घटना 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में था। हम बीटेक के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था और उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अपने दोस्त की शादी में गया था। मेरा घर भी बिलासपुर में ही है और वहां से शादी वाले घर तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी थी। मेरे दोस्तों ने मुझे वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन उस रात मेरे घर पर कोई नहीं था, इसलिए मुझे घर जाना ही था। शादी की पार्टी के बाद रात के 11 बजे तक मैं घर वापस जाने के लिए निकला। वैसे तो मैं रात के समय अकेले गांव के इलाके से चलने में कभी नहीं डरता था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरा दिल मुझे घर जाने से रोक रहा हो। फिर भी मैंने रास्ता लिया और जैसे ही मैं चलने वाला था, मेरे एक दोस्त ने कहा कि वह मेरे साथ चलेगा। उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। हम दोनों साथ में चलने लगे। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, यार 5 मिनट रुकते हैं, मैं थक गया हूं। वह भी थक चुका था, तो हम दोनों वहीं रुक गए। कुछ देर खड़े रहने के बाद मुझे दूर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि शायद कोई मुसीबत में हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही हम कुछ दूर पहुंचे, हमें एक लड़की दिखी जो लाल रंग की ड्रेस पहने बैठी थी। हमने पास जाकर उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मैं बाहर से आई हूं, अनजान हूं और मुझे अपने चाचा के घर जाना है। क्या आप जानते हैं उनका घर कहां है? हमने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, जिससे मुझे डर लग रहा था। फिर हमने पूछा, तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? उसने जो नाम लिया वह नाम मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर पीछे एक घर का था और मैं उस घर को अच्छे से जानता था। हमने उसे कहा कि वह हमारे साथ चल सकती है, हम उसे वहां छोड़ देंगे। वह हमारे साथ चल पड़ी। फिर रास्ते में मेरे दोस्त ने फिर से उसका नाम पूछा, तो उसने थोड़ा गुस्से में आकर अपना नाम बताया, रेखा। हम दोनों चुपचाप चलते रहे, लेकिन अचानक मेरे दोस्त ने कहा, 1 मिनट, मैं अपने जूते के लेस बांध लूंगा। जब वह थोड़ा आगे रुक गई तो मैं भी उसके पास गया और उससे बातें करने लगा। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त मेरे पास आया, मैंने देखा कि रेखा का चेहरा बहुत डरावना था। वह बार बार जमीन की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन मैं उसे अनदेखा करता रहा। हम लगभग उस घर के पास पहुंचने वाले थे जब मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। इतने समय बाद मैंने उसके पैरों की तरफ ध्यान दिया। यह देखकर मुझे और मेरे दोस्त को इतना डर लगा कि हमें लगा कि यह हम दोनों को खा जाएगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, 3 गिनने पर जितना तेज हो सके यहां से भागो। मैंने जैसे ही यह कहा, वह लड़की मेरे हाथ को पकड़कर बोली, क्या यह सही रास्ता है? मैंने हां में सिर हिलाया और जैसे ही अपना हाथ छुड़ाया, मैंने जोर से अपने दोस्त को आवाज लगाई
भाग। हम दोनों तेजी से भागे और जो घर उसने बताया था हम वहां पहुंचने ही वाले थे कि हमें एक मंदिर दिखाई दिया। मेरे दोस्त ने कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस मंदिर में जाना चाहिए। हम भागते हुए मंदिर पहुंचे और बाहर से हमें आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। हम डर के मारे चिल्लाने लगे। हमारी चीखें सुनकर उस घर से एक बूढ़ा आदमी निकला और हमारी तरफ बढ़ा। उसकी नजरें देखकर हम और भी डर गए। वह बूढ़ा आदमी मंदिर में आया और हमारी हालत देखकर हमें पूछा, क्या हुआ? रात के समय शोर क्यों मचा रहे हो? तभी अचानक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कई पत्थर पानी में गिर रहे हों। यह आवाज कुछ मिनटों तक सुनाई दी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद हमने वह सब कुछ बूढ़े आदमी को बताया। हमारी बात सुनकर वह आदमी रोने लगा और बोला, वह मेरी भतीजी है। 2 महीने पहले जहां तुम उससे मिले थे, ठीक उसी जगह लैंडस्लाइड में उसकी मौत हो गई थी। वह अपने चाचा के घर जा रही थी और वहां उसकी लाश 2 दिन बाद मिली थी। हम पूरी रात मंदिर में रहे और सुबह जैसे ही हमारी आंखें खुलीं, मैंने देखा कि जिस जगह उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था वह बिल्कुल काला हो चुका था। वह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी अननोन चीजों और अबनॉर्मल घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सोच से परे होती है। अपनी सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं। तो चाहिए बिना देरी किए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली कहानी, मैं जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह ज्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सच्ची है। यह घटना मेरी मम्मी के साथ हुई थी, जो करीब 15 साल पहले की बात है। हम उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक नए किराए के मकान में रहने आए थे। हमसे पहले उस घर में घर के मालिक ही रहते थे, लेकिन वे इसे छोड़कर चले गए थे और हमें यह किराए पर मिल गया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर 6 महीने बाद एक रात ऐसा कुछ हुआ जो बहुत अजीब था। एक रात जब घर के सब लोग सो रहे थे, करीब आधी रात को मेरी मम्मी की आंखें अचानक खुल गईं। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने महसूस किया कि उनके बाएं हाथ पर कोई प्रेशर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। उस वक्त मम्मी आधी नींद में थीं, लेकिन हाथ खींचे जाने पर उनकी नींद पूरी तरह से टूट गई। जब मम्मी उठी तो देखा कि बेड के पास एक आदमी खड़ा था। वह आदमी बहुत लंबा था और सफेद रंग की धोती पहने हुआ था। मम्मी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आदमी उन्हें कहीं ले जाना चाहता हो। हालांकि मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थीं, इसलिए उन्होंने डरने के बजाय चुपचाप सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद मम्मी को फिर से नींद आ गई। अगले दिन जब मम्मी उठी तो उन्होंने सोचा कि शायद वह सब कोई डरावना सपना था, लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ देखा तो उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पाईं। उनके हाथ पर साफ साफ उंगलियों के निशान थे और उनका हाथ बहुत दर्द कर रहा था। मम्मी ने इस बारे में पापा से बात की तो पापा ने कहा कि वह अब घर बदल लेंगे। फिर कुछ दिन बाद उस घर का मालिक हमारे घर आया। वह अपने मरे हुए पिता की पहली बरसी के बारे में बात कर रहा था। उसकी बात सुनते ही मम्मी ने उनसे पूछा कि उनके पिता कैसे दिखते थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत लंबे थे और सफेद धोती पहनते थे। इसके बाद मम्मी को सब समझ में आ गया कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वह सपना नहीं था, बल्कि वह आदमी घर के मालिक के पिता थे, जो 1 साल पहले इस घर में ही मर चुके थे। मम्मी ने सोचा कि वह उन्हें क्यों खींचकर कहीं ले जाना चाहते थे। अगले दिन फिर से रात को जब मम्मी सो रही थी तो वही सफेद धोती वाली आत्मा ने मम्मी का हाथ खींचा और इस बार मम्मी ने उनसे बात की। मम्मी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि बाबा, आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है क्या, जिसकी वजह से आपको मुक्ति नहीं मिली है? तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? इस बात पर बाबा ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे इस घर में अकेले छोड़ दिया था और वो मेरे द्वारा कमाई हुई जीवन भर की पूंजी ले जाना चाहता था, मगर मुझे उसे वह सब देना नहीं था, क्योंकि वो बहुत आवारा है और अब मेरी आत्मा उसी धन से जुड़ी हुई है, इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। फिर मम्मी ने उनसे कहा, मैं इसमें कैसे आपकी मदद कर सकती हूं, मुझे बताइए। फिर बाबा जी ने कहा कि इस घर के आंगन के बीचों बीच मैं अपने जीवन की सारी कमाई दौलत गाड़ रखी है, तुम उसे निकालो और उस धन से एक मंदिर बनवाओ और मेरी मुक्ति की प्रार्थना करो, इससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अगली सुबह यह सारी बात मम्मी ने पापा को बताई। पापा ने एक बार तो मम्मी की बातों पर विश्वास नहीं किया,
मगर जब आंगन को खोद कर देखा तो वहां सच में धन गड़ा हुआ था। मम्मी पापा ने उसे निकाला और गांव में बाबा के नाम से एक मंदिर बनवा दिया और उसमें हवन करके बाबा की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। उस दिन के बाद कभी भी वो आत्मा मम्मी को दिखाई नहीं दी। दोस्तों, सभी आत्माएं परेशान करने नहीं आती। कुछ आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, इसलिए वो इस संसार में भटकती रहती है। इसलिए हमें उनसे डरने की बजाय उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी आत्माओं से डरने की बजाय हमें उनकी इच्छाओं और उनकी अधूरी कामनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं शांति की तलाश में होती है। क्या पता हमारी एक छोटी सी मदद उनकी मुक्ति का कारण बन जाए। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अब अगली कहानी। मेरा नाम अतुल सिंह है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। अब तो मेरी उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन उन दिनों मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, जब तक कि मेरा खुद उनसे सामना नहीं हुआ। यह घटना 1994 की है, जब मैं बिहार के एक दूर दराज गांव में अपना क्लिनिक चला रहा था। नवंबर का महीना था और उस वक्त बहुत तेज सर्द हवाएं चलती थीं। रात में कोहरा इतना घना होता था कि इंसान को बाहर जाने में डर लगता था। उस गांव में बिजली केवल नाम की थी और वहां की सड़कों की हालत भी बहुत खराब थी। उस समय मैं और मेरी पत्नी उस गांव में एक किराए के घर में रहते थे, जो हमारे क्लिनिक से करीब 1 किलोमीटर दूर था। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और मैं डॉक्टर के काम में पूरी तरह से व्यस्त रहता था। एक दिन जब मैं क्लिनिक से मरीजों को देखकर घर लौटा तो काफी रात हो चुकी थी। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए खाना खाने के बाद हम दोनों सोने चले गए। लेकिन कुछ देर बाद ही मेरी पत्नी ने मुझे जगा दिया। मैंने चिढ़ते हुए पूछा, अब क्या है? उसने कहा, कोई दरवाजा पीट रहा है। मैंने ध्यान से सुना और दरवाजे की आवाज सुनने के बाद मैंने कहा, लगता है आज फिर कोई बीमार हो गया है। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया है। मैंने ऑयल लैंप जलाया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उन दिनों गांव की महिलाएं बाहर जाते वक्त अपना चेहरा घूंघट से ढककर रखती थीं। मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसकी आवाज से ऐसा लगा कि उसकी उम्र 25 से 27 के आसपास होगी। मैंने कहा, इतनी रात को मैं बाहर नहीं जा सकता, तुम कल दिन में आ जाना। लेकिन वह रोते हुए बोली, अगर आप नहीं गए तो मेरा बेटा मर जाएगा, उसकी हालत बहुत खराब है। उसने बताया कि वह पास के गांव चनपुर की रहने वाली है और उसके ससुर का नाम रामधनी महतो है, जो बहुत बूढ़े हैं। उसका पति कालका में नौकरी करता है और घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसे इतनी देर रात बाहर आना पड़ा। उसकी बात सुनकर मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने ठंडे कपड़े पहने, अपना मेडिकल बॉक्स लिया और अपनी पत्नी से दरवाजा बंद करने को कहकर साइकिल लेकर उसके साथ चल पड़ा। रात में ठंड बहुत ज्यादा थी और मैं अपनी साइकिल के साथ चल रहा था। रास्ते में बहुत सन्नाटा था। चारों ओर कोहरा और सियार की आवाजों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। वह औरत बहुत कम बोलती थी, बस मुझे जल्दी चलने के लिए कह रही थी। करीब 10 से 15 मिनट बाद वह मुझे एक खराब रास्ते पर ले आई, जो बांस के पेड़ों से घिरा हुआ था। यह रास्ता बहुत कीचड़ वाला था और लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि इस रास्ते पर भूत रहते हैं, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह औरत जिद करने लगी कि मुझे उसी रास्ते से जाना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। जब हम उस रास्ते पर पहुंचे, मेरा पैर कीचड़ में धंस गया और मैंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। लेकिन वह औरत जिद करने लगी। उसकी आवाज में अब डर की बजाय गुस्सा था। मुझे यह बहुत अजीब लगा और जब मैं साइकिल घुमाकर दूसरे रास्ते से जाने लगा तो उस औरत ने मेरी कलाई पकड़ ली और खींचने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसे कहा कि मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूं और वह चिंता ना करे। फिर मैंने देखा कि वह औरत मुझे देख रही थी, लेकिन वह अपने घर की ओर नहीं जा रही थी। कोहरे के कारण मुझे ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था।
मैंने जितना हो सकता था उतनी तेजी से साइकिल चलानी शुरू की। काफी समय बाद मैं उसके गांव पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह औरत कहीं दिखाई नहीं दी और दरवाजे पर भी कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। मैंने फिर से आवाज लगाई और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। मैं बिना उस बच्चे को देखे वहां से नहीं जाना चाहता था। मेरी आवाज सुनकर पड़ोस के लोग जाग गए। उनमें से किसी ने अपने घर से ही आवाज लगाकर पूछा, कौन हो भाई? इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने उसे अपना नाम बताया। मैं डॉक्टर अतुल सिंह हूं। यह सुनकर कुछ लोग मेरे पास आए और मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप इतनी रात को क्यों आए हैं? मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अब जब मैं यहां आ गया हूं तो ये लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं, ना जाने क्यों। मेरी बातों को सुनकर उन लोगों ने बहुत अजीब सा रिएक्शन दिया। एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या आपको पक्का याद है कि उस औरत ने इसी घर का पता आपको बताया था? मैंने झुंझलाकर कहा, हां भाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वे लोग आपस में कुछ हल्की हल्की आवाजों में बातें करने लगे, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। बस इतना ही सुन पाया कि किसी ने कहा, वह जरूर चुड़ैल होगी। चुड़ैल की बात सुनकर मैंने पूछा, आप यह क्या बातें कर रहे हैं? तो उनमें से एक ने लालटेन की रोशनी दरवाजे के करीब ले जाकर मुझे नीचे देखने को कहा। मेरी नजरें तब अचंभित हो गईं। उस दरवाजे पर, जिस पर मैं पिछले 10 मिनट से दस्तक दे रहा था, वहां तो ताला लटका हुआ था। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वे लोग मुझे एक घर में ले गए। उनके साथ अब और भी लोग आ चुके थे। उन्होंने जो मुझे बतलाया उसे सुनकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई, जो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। उन्होंने बताया कि जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे थे, वह तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। वह औरत प्रेग्नेंट थी और एक रात को उसे प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन हुआ। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती देख उसके ससुर ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। कुछ लोग आपके पास आपको बुलाने गए, लेकिन आपसे नहीं मिल पाए, क्योंकि आप शायद अपने शहर गए हुए थे। काफी कोशिशों के बाद भी उस औरत और उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका। दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो गई और उसकी चीखें सुनसान रात में पूरे गांव में गूंज रही थीं। आखिरकार एक जोर की चीख के साथ वह अपने और अपने होने वाले बच्चे के साथ इस दुनिया से चल बसी। इसके बाद कई बार उसे कई लोगों ने देखा। वह उसी बांसुरी वाले रास्ते में अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी रहती थी। अब वह चुड़ैल बन चुकी थी। इन बातों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वह औरत अपनी मौत का कारण मुझे मानती है और इसीलिए वह मुझे मारने के लिए मुझे यहां लेकर आई थी। हालांकि उसकी मौत में मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी वह मुझे मारना चाहती थी। यह सोचकर मैंने राहत की सांस ली कि आज तो मैं किस्मत से बच गया, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की थी। कुछ देर वे लोग इसी बारे में बातें करते रहे। उनकी बातें सुनकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। अब मुझे अपनी पत्नी की फिक्र होने लगी थी और मैं वापस अपने घर जाना चाहता था। रात के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन मुझे अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन लोगों में से 5 लोग मुझे घर तक छोड़ने को तैयार हो गए। मैं उनके साथ घर लौटने लगा। अब मैं अपने घर पहुंच चुका था। वे लोग भी अब अपने घर लौट गए थे। मैं अब भी बहुत परेशान था। मुझे परेशान देख मेरी पत्नी बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने उसे कुछ नहीं बताया और कहा, सब ठीक है। लेकिन सुबह जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वह भी बहुत ज्यादा डर गई और बोली, आइंदा से तुम रात में मरीजों को देखने कभी नहीं जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अनजान रास्तों पर बिना सोचे समझे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीजों का सामना कर लेते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी की सुरक्षा और सलामती हमारे अपने फैसलों पर निर्भर करती है। तो चाहिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अब अगली कहानी, मेरा नाम नागेंद्र सिंह भाटी है और मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चित्तौड़गढ़ के फेमस किले की है। आपने शायद सुना होगा कि यह किला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किला है।
इसीलिए यहां बहुत सारे टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं। तो आज से करीब 10 से 12 साल पहले एक फॉरेनर किले में घूमने के लिए आया था। वह दिवाली का दिन था। तो जो फॉरेनर आया था वह पूरे दिन किले में घूमा और रात में किले के पास बने एक गेस्ट हाउस में रुक गया। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अकेला ही किले में वॉक के लिए निकल पड़ा। किले में घूमते घूमते वह बहुत अंदर तक जा चुका था। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि वहां कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने उस रोशनी के पास जाकर देखा तो वहां लोगों की चहल पहल थी और मेला सा लगा हुआ था। उसने सोचा शायद दिवाली की रात है, इसीलिए कोई मेला लगा होगा। वह उस मेले में चला गया और वहां से कुछ वुडन हैंडीक्राफ्ट्स भी खरीदकर वापस अपने गेस्ट हाउस में सोने चला गया। सुबह जब उसने गेस्ट हाउस के इंचार्ज से पूछा कि रात में यहां कोई मेला लगता है क्या किले में, तो इंचार्ज बोला, नहीं, किले में तो कोई मेला नहीं लगता। तो वो फॉरेनर बोला, नहीं, किले में मेला था और उसने वो हैंडीक्राफ्ट भी दिखाए जो उसने रात में खरीदे थे। वह फॉरेनर उसे उस जगह भी ले गया जहां रात में मेला लगा था, लेकिन वहां जाकर देखा तो वह जगह तो बस वीरान खंडहर जैसी थी, जिसमें सिर्फ खंडहर और पुरानी दुकानें थीं। तब उसे पता चला कि रात में जिनसे उसने सामान लिया था वे इंसान नहीं बल्कि भूत थे। शायद ये वो भूत थे जो 500 साल पहले इस किले में रहा करते थे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सच नहीं होता। हमारी तर्क शक्ति और समझ को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किले और पुराने स्थानों में छुपी हुई ताकतों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी सच्चाई का पता तब चलता है जब देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? कोई औरत कबूतर खा रही है, तो कोई उल्टे पैर लेकर ट्रेन में चढ़ रही है, कोई अपने चाचा के घर का रास्ता पूछ रही है, तो कोई डॉक्टर से अपनी मौत का बदला लेना चाह रही है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा ये डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।